नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको क्लास 12th का ये लेसन नंबर फर्स्ट करा रहे हैं। इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। लेसन हमने समाप्त कर दिया है और इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का भी एक वीडियो आपके पास पहुंच चुका होगा। तो ये देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है, हम ये फिर दिखा देते हैं। पहले हमने दिखाई थी, ये क्वेश्चन है, आप चाहें तो नोट इसमें से कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अदर बुक से हैं, NCERT बुक से हमने पूरा चैप्टर आपका पहला और दूसरा समाप्त कर दिया है। तो आपके ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम कराते हैं। 6 क्वेश्चन तक वहाँ पर हो गया है। अब 7th क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो 7th क्वेश्चन में आपका ये है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R या पूर्णांकों के समुच्चय I या Z पर संबंध R है, जहाँ ARB इक्वल क्या है? ARB का मीनिंग 1 + AB > 0। मतलब ये फॉर्मूला रहेगा कि इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करके 1 में प्लस किया जाए और फिर वो ग्रेटर 0 होना है। तो इनमें ये चेक करना है क्या स्वतुल्य होगा R और सममित होगा, संक्रमक होगा, ये जांच करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर समझाता हूँ किस तरीके से होगा। तो आपका ये यहाँ पर मैंने नोट कर लिया, आप भी आराम से नोट कर लें क्वेश्चन। तो ये आपका दिया है, ये फॉर्मूला है। अब ये देखिए R क्या है? रियल नंबर पर है, या तो ये रिलेशन, या फिर पूर्णांक पॉजिटिव निगेटिव सभी होते हैं। तो हम कोई भी अपनी तरफ से पूर्णांक लेकर कर सकते हैं। जैसे हमने निगेटिव पूर्णांक भी ले लिया, चलिए जैसे -2R 0 है, तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे आपके लिए क्या? स्वतुल्य। तो सबसे पहले स्वतुल्य चेक करिए, जितना मैं लिख रहा हूँ लैंग्वेज उतनी काफ़ी है। तो -2R -2 हमने निगेटिव ले लिए, पॉजिटिव से तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। तो अब इसका फॉर्मूला लगाइए आप। क्या है फॉर्मूला? 1 + दोनों नंबर का प्रोडक्ट। अब देखिए दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे आप तो क्या आएगा? ये प्लस हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्या आया? 5 आया, ये ग्रेटर 0 है। तो आपका ये है R स्वतुल्य है। तो आपका R स्वतुल्य संबंध हो गया है। अब इसी तरीके से हमें करना है सममित। अब सममित में क्या होता है कि एक एलिमेंट मान लो ये अलग अलग लेंगे। जैसे ये ARB समझें आप, तो BRA भी सत्य हो जाए। जब ARA सत्य है तो आपका क्या होगा? ये माना जाएगा कि ये सममित है। तो अब हम इस तरीके से ले लेते हैं 1 + -2 × 0। अब देखिए ये क्या आएगा आपका? ये 0 हो गया, 1 + 0 तो 1 आया आपका। तो ये ग्रेटर 0 है। अब मैं देखता हूँ कि 0R -2 क्या होगा। तो ये आपका फिर रखिए 1 + दोनों नंबर का प्रोडक्ट करिए और 1 में प्लस करिए। तो ये भी तो 1 आएगा, क्योंकि ये तो 2 × 0 हो जाएगा। तो ये ग्रेटर 0 आया। इससे आपको क्या क्लियर हुआ कि जैसे ARB दिस इम्प्लाई दैट BRA ये है। तो यही तो सममित होता है कि ARB करेक्ट है तो BRA करेक्ट हो अगर, तो ये क्या होता है? सममित। तो R आपका सममित है, या पूरा लिखें आप, R सममित संबंध है। तो स्वतुल्य भी हो चुका है, सममित भी हो चुका है। अब उसमें संक्रमक में क्या होता है कि ARB और BRC अगर सत्य होता है तो ARC करेक्ट होना चाहिए। तो कोई दो नंबर आप लिखें यहाँ पर। जैसे मैंने इसे -2R 0 लिख लिया, एक मैं और लिख लेता हूँ 0R 1। यह आपके ऐसे समझ लें कि ARB और BRC हैं। तो हमारा ये B हट जाएगा और ARC आ जाएगा। तो देखते हैं। तो देखिए इन दोनों के हिसाब से -2 और × 0 ये ग्रेटर 0 है। और इनमें लगाएं अगर ये फॉर्मूला 1 + 0 × 1, ये भी ग्रेटर 0 है, करेक्ट है दोनों। अब अगर हम ये देखते हैं कि ये 0 हटाने के बाद अगर लगा रहे हैं, जैसे -2R 1, इसे लगा के देखें फॉर्मूले में, तो ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट करिए। अब बताइए दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या आएगा? -2। तो ये आया आपका -1, जो कि ग्रेटर 0 नहीं है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि R संक्रमक नहीं है। या एक बार इस तरीके से लिखते हैं, देखो इस तरीके से लिखिए आप,
माइनस 2R0 और 0R1, दिस इम्प्लाई दैट माइनस 2R1 सत्य नहीं है। तो ये आपका सत्य नहीं आया, इसलिए R संक्रमक नहीं है। तो R संक्रमक संबंध नहीं है, ये आपका प्रूफ हो चुका है, यानी कि जांच करनी थी एक तरीके से। तो ये कैसा आया, स्वतुल्य और सम्मित तो आ चुका है और संक्रमक नहीं आया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर जाते हैं। इसमें क्या है, सिद्ध करो कि यदि R तुल्यता संबंध है तो R इनवर्स भी तुल्यता संबंध होगा। तो देखिए R तुल्यता संबंध का मीनिंग क्या हुआ कि R अगर तुल्यता संबंध है तो इससे क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो ये हो सकता है कि ARB हम BRA लिख सकते हैं, क्यों, सम्मित भी होगा वो। स्वतुल्य में तो कोई अंतर ही नहीं आएगा, क्योंकि ARA भाई ARA बिलोंग्स टू, तो इसमें तो कोई क्रम का पता ही नहीं चलेगा। अब एक ये हो सकता है कि ARB और BRC, तो देखिए ARC सही होगा इसमें, क्यों, R तुल्यता संबंध है तो ये संक्रमक भी होगा। तो ये बात हम यहाँ रिजल्ट इन्वर्स करते समय इनका इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे स्वतुल्य में तो कोई बात नहीं है, क्योंकि AR इन्वर्स A बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जो भी इसका रिलेशन है वो है ही। तो ये AR इन्वर्स ये स्वतुल्य आपका है, तो इसमें तो कोई आपको क्रम बदलना ही नहीं है। तो R स्वतुल्य है, R इन्वर्स स्वतुल्य है, क्योंकि A, ऐसे लिखने चाहें A, बिलोंग्स टू A। अब इसमें कोई हमें पता ही नहीं चलेगा, ऑर्डर चेंज करें तो R इन्वर्स, तो ये R क्या हो गया आपका, R इन्वर्स स्वतुल्य हो गया है। तो आपका इस तरीके से हम यहाँ लिख देंगे कि R इन्वर्स स्वतुल्य संबंध है। यदि R स्वतुल्य है तो ये आपने इतना लिख दिया, काफ़ी है। अब हम आते हैं सम्मित पर। तो सम्मित के लिए अगर मैं A, B बिलोंग्स टू R इन्वर्स ले रहा हूँ तो B, A R इन्वर्स में आना चाहिए। कैसे आएगा, जैसे कि A, B है, अब मैं इसका इन्वर्स हटा दूँ तो B, A लिखूँगा पहले, तो ये जनरली, तो ये आया आपका B, A R हो गया। लेकिन आपका R क्या है, सम्मित है, तो उस वजह से मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि R सम्मित है। जब R सम्मित है तो A भी लिखें या BA। अब क्या कर सकते हैं हम, अब इसका ऑर्डर चेंज करेंगे अगर, तो ये आपका R इन्वर्स आ जाएगा। देखिए इन्वर्स तो बिना स्वतुल्य सम्मित के हमेशा आ ही जाता है, अगर आप एलिमेंट को उल्टा करते हैं तो। ये हमने उस रूल से ही किया है कि एलिमेंट उलट दिए तो इन्वर्स हट गया है। ये BA का AB कैसे कर दिया, देखिए R बना रहा, तो ये इस नियम से कर दिया, उन्होंने कहा सम्मित है। अब ये फिर क्या, इनका ऑर्डर चेंज किया, R पर इन्वर्स लग गया, तो ये वैसे जनरल रूल से कर दिया कि ये इन्वर्स कर दिया हमने। तो हम क्या लेकर चले थे, AB R इन्वर्स में था, BA भी R इन्वर्स में है। इसका मीनिंग ये हुआ कि R इन्वर्स सम्मित है, तो ये सम्मित आ जाएगा। अब हम आते हैं संक्रमक में। तो संक्रमक में क्या होता है कि आपका AB BC R में है तो आपका AC होता है। देखो ये आपको गिवन है, AB बिलोंग्स टू R और BC बिलोंग्स टू R, तो आपका AC बिलोंग्स टू क्या होता है, R होता ही है। मुझे तो इन्वर्स चाहिए, तो कैसे इन्वर्स निकालेंगे हम, देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ, ये मैं लेता हूँ अब R इन्वर्स और BC बिलोंग्स टू R इन्वर्स। अगर मैं AC R इन्वर्स में ले आता हूँ तो ये संक्रमक हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इनका ऑर्डर चेंज करिए आप जनरल रूल से, तो क्योंकि ये संक्रमक पहले से नहीं है जो हम AC लिख दें। ये क्यों हमने AC लिख दिया है डायरेक्ट, क्योंकि ये संक्रमक दे रखा है, यानी तुल्यता संबंध, तो इसलिए लिख दिया है। अब क्या करेंगे, ऑर्डर चेंज हम करते हैं तो इन्वर्स हटा दें या इन्वर्स ना हो तो लगा दें। तो ये हम जनरल नियम से ही कर रहे हैं ऐसे ही, तो ये तो कभी भी कर सकते हैं। तो हमने इन्वर्स हटा दिया। अब हम देखते हैं कि इनमें आपस में कॉमन बनाइए।
तो कॉमन कैसे, इसका लास्ट और इसका पहला कॉमन बन रहा है। तो देखिए ये हम इस तरीके से लिखेंगे, आपको ये BA और बिलोंग्स टू R। अब देखिए ये R संक्रमक दे रखा है, इस रूल से ये B हट जाएगा, तो आपका आएगा यहाँ पर क्या, C, A और बिलोंग्स टू R, इन वो R आएगा। अब ये तो आ जाएगा कैसे, संक्रमक है यानी कि तुल्यता है, उस रूल से आ जाएगा। भाई ये तो R क्या था, आपका संक्रमक है, R संक्रमक है या R तुल्यता है। अब हम जनरल रूल अपनाएंगे कि इनके ऑर्डर चेंज करेंगे तो इस पर इन्वर्स आ जाएगा। तो अब आप देखिए A भी R इन्वर्स में था, BC R इन्वर्स में है, तो ये B गायब हो गया, AC भी R इन्वर्स में है। तो इससे बात पता चल गई कि R इन्वर्स कैसा है, संक्रमक संबंध है। बस इतना करना है, संक्रमक संबंध है। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है आपका, ये आप पढ़ लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT में भी दे रखा है, उधर विविध जो है मिसलिनियस एग्जाम्पल। क्या है, सिद्ध करो कि f(x = cos x), x बिलोंग्स टू R से परिभाषित है, यानी परिभाषित फलन है। अब ये फलन वाले सवाल आ गए। f R to R ना तो एक ही है और ना आच्छादक है। अभी हमने ब्रैकेट में लिख दिया है कि इसी प्रकार f(x = sin x) का भी ऐसे ही होगा जैसे मैं ये करूँगा। तो इस तरीके से ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 9th है आपका, और ये cos x है और x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर। आपको पता होना चाहिए कि cos x जो होता है -1 to +1 होता है, यानी कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। तो x सभी रियल नंबर के लिए यही होता है। तो कहने का मीनिंग है कि मैं यहाँ डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई ये 0, -1, +1, अब ये इस तरीके से आएंगे ही, और भी आएंगे -2, +3, -½ वगैरह सभी आएंगे, रियल नंबर है तो। अब इधर भी आएंगे सभी। अब देखिए इधर सभी जितने भी आएंगे, मान लीजिए मैंने लिख दिया -½ -1 कुछ लिख दें, 3/2 वगैरह इस तरीके से लिख दें, +½ लिख दिया हमने और 3/2 लिख दिया, यानी कि इधर 0 से इधर प्लस आएंगे और इधर माइनस आएंगे। अब इस रूल के हिसाब से देखें तो सभी एलिमेंट की जो इमेज बनेंगी -1 और +1 के बीच ही बनेंगी। भाई सभी जितने भी एलिमेंट की इमेज बनेंगी वो सब कहाँ आएंगी, इसी में ही आएंगी। और एक एक एंगल की कई मतलब दो एंगल की वैल्यू भी सेम आएंगी। तो इस तरीके से लिखें आप, जैसे कि मान लीजिए ये था, अब मैं इसे लिखता हूँ 2π - x। तो cos 2π - x क्या होता है, ये कौन से चौथे चतुर्थांश में आएगा, तो cos x ही रहता है। तो देखिए f(x) की यानी कि x की जो इमेज बनी वो cos x, और 2π - x की भी इमेज बन गई। और लिख लीजिए 2π + x लिखेंगे तो क्या आएगा, cos 2π + x, ये भी cos x ही रहेगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कई एलिमेंट की इमेज सेम है। तो ये एक है कि नहीं है, यहाँ पर लैंग्वेज लिखेंगे हम। स्पष्ट है कि डोमेन के कई अवयवों, कई एलिमेंट मतलब तो कई अवयवों का प्रतिबिंब समान है। कई अवयवों का प्रतिबिंब क्या है, समान है। अतः f एक एकी नहीं है, बस इतना लिखना है, f एक एकी नहीं है। तथा ये इधर वाले क्या बोलते हैं, सैडोमेन। तो सैडोमेन के जो अवयव -1 और +1 के बाद जो बचे वो इमेज नहीं बनेंगे, क्योंकि कॉस में कितना ही डिग्री रख लें, 1000 डिग्री 2000 डिग्री, सभी की वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही आएगी। तो ये हम लैंग्वेज में लिखेंगे, क्योंकि डायग्राम में कहाँ तक बनाएंगे, हालांकि मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम बना दिया है, तो आप लैंग्वेज में पूरा लिख देंगे इस तरीके से। तथा सह डोमेन के वे अवयव जो -1 से छोटे, यानी कि -1 के ऊपर जो जाएंगे वो -1 से छोटे हो जाएंगे, -1 से छोटे, और +1 से बड़े,
तथा +1 से बड़े वे अवयव जो -1 से छोटे तथा +1 से बड़े हैं प्रतिबिंब नहीं बने हैं, यानी कि ये प्रतिबिंब नहीं बन रहे हैं। तो प्रतिबिंब नहीं बने हैं जब, तो ये क्या होगा, आच्छादक नहीं हुआ, क्योंकि आच्छादक कब होता है, जब सभी सेट डोमेन के सभी एलिमेंट प्रतिबिंब बन जाते हैं, यानी कि इमेज बन जाते हैं। तो ये आपका आता है F आच्छादक नहीं है। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा आच्छादक नहीं है। ये आपको काम करना था इसमें। तो इसी तरीके से आप साइन का लेकर चलेंगे, उसमें भी भाई F पाई माइनस एक्स लिखेंगे अगर, तो साइन एक्स ही आएगा, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स। F 2 पाई प्लस एक्स लिखेंगे तो फिर साइन एक्स आएगा। तो यही लैंग्वेज इसमें चलेगी। और उसमें भी ये होगा कि -1 और +1 के बाहर के जो एलिमेंट होंगे वो इमेज नहीं बनेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू भी यही होती है, +1 और -1 के बीच में ही होती है साइन और कॉस की वैल्यू। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम हैं आपके। अब इसका क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है, 10th में ये कहा है कि f(x = cos x), f R2 -1 to 1 है, आच्छादक है लेकिन एक ही नहीं है। तो इसमें क्या बदलाव आया है मैं यहाँ पर बताता हूँ। f(x) = आपका है cos x और f R2 -1 to 1 दे रखा है। इधर का इससे क्या बात पता चल रही है अब हमें कि इधर तो वो R है ही, भाई इधर आपका R है। तो अब इधर क्या हो गया है, इधर केवल यही एलिमेंट हैं क्या, माइनस, जैसे मैंने मान लीजिए -½ ले लिया, +½ ले लिया और 1 ले लिया, -1 ले लिया, बस -1 और +1 के बीच में ही एलिमेंट हैं। तो जितनी भी सब इमेज बनेंगी अभी हमने बताया सब कॉस के कहाँ -1 और +1 के बीच में ही बनेंगी। इससे क्या बात पता चली कि कई एंगल का तो मतलब एक इमेज है, जैसे 2 पाई माइनस एक्स निकालते हैं हम यहाँ पर, तो cos 2 पाई माइनस एक्स क्या बनेगा आपका cos x, और 2 पाई प्लस एक्स तो ये फिर बनेगा आपका cos 2 पाई प्लस एक्स, तो ये आएगा cos x। तो लैंग्वेज वही रहेगी कि स्पष्ट है कि डोमेन के कई अवयवों के प्रतिबिंब समान हैं, कई अवयवों के प्रतिबिंब समान हैं। तो जब समान है तो एक ही नहीं है, अतः f एक ही नहीं है। तो ये आपका प्रूफ हुआ कि एक ही नहीं है। लेकिन आच्छादक कैसे, तथा सह डोमेन के, अब सह डोमेन में तो -1 और +1 के बीच में ही एलिमेंट हैं, तो सभी एलिमेंट की इमेज ही इतनी बनेगी। वो भी चाहे आप लिख दें क्या, cos x जो होता है +1 से छोटा बराबर और -1, ये लाइन भी लिख दें। तो इससे हमें यहाँ पर एक बार और लिख दें, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार, क्योंकि cos x जो है 1 और -1 के बीच में ही है, अतः सह डोमेन का प्रत्येक अवयव इमेज बनेगा। तो प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। तो जब किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है तो फिर इससे क्या बात पता चली, अतः f आच्छादक है इस बार, तो ये आच्छादक हो गया है। तो ये आपको प्रूफ करना था। अब रियल टू रियल में क्या हुआ, ये ना एक ही था और ना ही आच्छादक था, वो क्यों, वो समझ गए। और इसमें आपका आच्छादक है लेकिन एक ही नहीं है। इसका एक ऑप्शन ये हो सकता है कि अब इधर डोमेन 0 to पाई दे दिया, इधर दे दिया ये, तो इसके बारे में अब क्या करेंगे, देखो मैं इसे करके दिखाता हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं। तो सिद्ध करो कि f(x) = cos x और f सच दैट 0 to पाई और ये -1 to 1 एक ही तथा आच्छादक है। तो यहाँ पर हमने 11th क्वेश्चन लिया, तो ये इस बार क्या दे रखा है, थोड़ा सा अब बदलाव है। क्या बदलाव है, यहाँ पर डोमेन भी इसका क्या हो गया है 0 to पाई और ये है सह डोमेन। अब इससे क्या फ़र्क पड़ा, देखिए मैं बताता हूँ।
ये 0 और पाई के बीच के ही एंगल आएंगे सभी, और इधर -1 और +1 के बीच के ही आएंगे। तो अब इससे क्या होगा, अब एक एंगल की वैल्यू एक ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि cos 0 क्या होता है आपका, cos 0 तो 1 होता है ये, और cos पाई क्या होता है, यानी कि f पाई अगर कैलकुलेट करें तो cos पाई -1 होता है। अब बाकी बीच में एंगल जो भी रखेंगे, चलिए हमने कहा कि π/3 रख लिया, तो cos π/3, तो ये क्या आएगा, हाफ आएगा। यानी कि दो वैल्यू सेम नहीं आएंगी, क्योंकि 0 और पाई के बीच में ऐसे कोई दो एंगल नहीं बना सकते जिनकी वैल्यू हमारे पास सेम हो। तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे, स्पष्ट है कि ये दो एक बातें ऐसे लिख दी, फिर लिख देंगे स्पष्ट है कि डोमेन के भिन्न अवयवों के भिन्न प्रतिबिंब हैं। तो इससे क्या बात पता चली, ये एक एकी है, तो भिन्न प्रतिबिंब है, अतः f एक एकी है या एक एकी फलन है। तथा सह डोमेन का प्रत्येक अवयव, भाई सह डोमेन में तो यही थे, तो इनमें सभी मतलब एलिमेंट आपके इमेज बन जाएंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे तथा सह डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, किसी न किसी अवयव का आपका क्या है, प्रतिबिंब है। तो अतः f क्या हो गया, आच्छादक हो गया। तो आपका ये फलन कैसा है, एक एकी और आच्छादक दोनों है। तो आप देख लें, यानी कि cos x के लिए डोमेन इतना होता है, 0 और पाई के बीच में ही एंगल आ सकते हैं, उनकी वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही होती है। यही काम साइन में करेंगे आप, साइन x के लिए भी यही लैंग्वेज रहेगी। क्यों, उसका -π/2 से +π/2, जैसे f sin π/2 लिखोगे तो वो 1 आएगा, -π/2 लिखोगे -1 आएगा। तो लैंग्वेज वही रहेगी, बस ये वैल्यू यहाँ पर क्या -π/2 कैलकुलेट कर दें, +π/2 कैलकुलेट कर दें, 0 कैलकुलेट कर दें, तो सभी डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ, जैसे f(x) = क्या है, sin x। आपने f -π/2 कैलकुलेट किया, तो sin -π/2 और sin -θ sin θ होता है, तो ये आ जाएगा आपका। अब f 0 लेंगे आप, तो sin 0 तो 0 आएगा, और f π/2 लेंगे तो sin π/2 = 1 आएगा। अब मान लीजिए और इच्छा करती है तो और ले लें, 30 डिग्री ले लें, तो π/6 और ये ले लें, आपका आएगा 1/2। तो लैंग्वेज यही लिखेंगे, स्पष्ट है कि डोमेन के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न है, अतः f एक एकी है, तथा सह डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, अतः f आच्छादक है। तो ये आपका ये एक जैसे क्वेश्चन थे आपके, कौन से, 10th, वो ये 9th आपका, 10th, और ये 11th और ये 12th तक एक जैसे क्वेश्चन है। ये हमने ऑल पॉसिबिलिटी जो भी हो सकती थी वो लिख दी हैं। अब मान लीजिए 10 हो, 10x के लिए भी ऐसे ही बना सकते हैं आप। तो अब आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। तो 13 क्वेश्चन क्या है, आप यहाँ पर देख लें, ये है f(r2r), g(r2r), मतलब दो फंक्शन है, f है एक, r2r फंक्शन, g है r2r, एक तीसरा फंक्शन भी दे रखा है इन्होंने, क्या है, h r2r। इस प्रकार है कि f(x) दिया है और gx भी दिया है, hx भी दिया है, तो सिद्ध करो HOGOFX 0 होगा यदि x का मान ये हो। तो मैं कैसे, देखो मैं समझा देता हूँ, पहले मैं इसे नोट कर लेता हूँ। तो fx वगैरह नोट कर लें हम। तो fx है आपका x² है, और ये gx है आपका, gx है 10x है, और hx है आपका, hx आपको दे रखा है log x। तो ये इतनी, ये सभी की वैल्यू मैंने नोट कर ली। अब मुझे क्या करना है, HOGOFX, तो मैं कैलकुलेट करता हूँ HOGOFX, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये O तो हट जाता है,
तो क्या h और g f(x) आ जाएगा आपका। तो चलिए पहले मैं क्या रखूँगा, f(x) की वैल्यू रखूँगा। f(x) की वैल्यू कितनी है, x²। अब ये कहाँ आ गया, g में आ जाएगा। तो g में आ गया तो क्या होगा, g वाले फंक्शन में ले जाकर रखोगे जो भी होगा। भाई ये पहले HOGOFX निकाला तो HGFX आया। अब क्या होगा, पहले fx की वैल्यू रख दी, fx की वैल्यू कितनी है, x²। अब g में है तो g वाले फंक्शन में ले जाएंगे, ये कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा आपका h और 10x², क्योंकि 10x में लेके रखेंगे, जो भी यहाँ होता है वो यहाँ रखा जाएगा। अब g में x² है तो वो यहाँ रखा जाएगा। अब ये h के पास है ये पूरा 10, तो h में ले जाकर रखेंगे आप। तो h में है log, तो ये x के प्लेस पर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका log और 10x² हो जाएगा। अब क्या होगा, अब ये करना पड़ेगा, x की वैल्यू गिवन है, क्या है, √π/2। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखूँगा √π/2। अब देखिए इस पर पाई पर स्क्वायर रूट है, अब जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो ये आपका बना 10π/4। अब 10π/4 क्या होता है, 1 होता है, और log 1 क्या होता है, 0। तो ये आपका ये प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 13 था। अब क्वेश्चन नंबर 14 ले रहे हैं हम, ये पढ़ लें आप। FR2R fx = e⁻x, और x क्या है, रियल नंबर है, इसके द्वारा परिभाषित है। तो सिद्ध करो f एक ही है लेकिन आच्छादक नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो अब देखिए ये कैसे करेंगे हम। fx इक्वल है आपका e⁻x, इसे हमें प्रूफ करना है कि ये एक ही है और आच्छादक नहीं है, लेकिन आच्छादक नहीं है। तो f एक ही तो है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जितनी भी वैल्यू रखेंगे, सपोज करें कि हम एक आध रख देते हैं, जैसे आपने यहाँ पर 0 रख दी तो e⁻0 क्या आएगा, 1 आएगा। अब आपने यहाँ पर रख दी कि 1 रख दो, चलो तो 1 रख दी तो e⁻1 तो e आएगा। अब देखिए f-1 रख देता हूँ मैं, तो e⁻−1 1/e आएगा। कहने का मीनिंग हुआ, और रखने का माइनस की वैल्यू तो -2 रखिए तो e⁻−2 तो ये आएगा 1/e²। पॉजिटिव भी और रख लीजिए, f2 रख लीजिए तो e²। कहने का मीनिंग ये हुआ कि ये जो भी है वैल्यू निकल रही हैं सभी पॉजिटिव हैं। और वैसे भी हम जानते हैं चूंकि e⁻x ऑलवेज पॉजिटिव होता है फॉर ऑल x रियल नंबर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास एक तो डिफरेंट एलिमेंट की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। दूसरी बात यानी कि एक ही हो गया। आच्छादक क्यों नहीं है, क्योंकि जो आपके जो रियल नंबर हैं, अब इधर के जो निगेटिव पॉजिटिव रियल नंबर थे सभी की इमेज क्या आएगी, मतलब ये 0 भी नहीं आ रही है किसी की इमेज। तो यानी कि 1 से या 0 से सब छोटी आएंगी, या और जो भी आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी, भाई 0 से बड़ी आएंगी, सॉरी, क्योंकि अब ये 0 से ग्रेटर है, भाई e है, e की वैल्यू 2.3 के करीब होती है, 2.7, तो e की वैल्यू होती है आपकी लगभग 2.7। अब e² और भी बड़ी हो गई। तो यानी कि पॉजिटिव नंबर तो इमेज बन रहे हैं लेकिन नेगेटिव नंबर इमेज नहीं बनेंगे, क्योंकि e⁻x हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे कि स्पष्ट है कि भिन्न अवयवों के डोमेन के भिन्न अवयवों का भिन्न प्रतिबिंब है, भिन्न अवयवों का भिन्न प्रतिबिंब है, अतः f क्या है, एक ही है। तो ये तो लैंग्वेज ये हो गई। दूसरी बात हम यहाँ पर ये बताएंगे, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको, भाई ये लैंग्वेज ही लिखनी है और 2-1 ये आपने ऐसे कैलकुलेट कर देंगे, भाई इतना करना है। यहाँ पर इसके बाद की लैंग्वेज लिख रहा हूँ, तथा हम जानते हैं कि e⁻x हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल रियल नंबर। तो अर्थात सह डोमेन के
ऋणात्मक जो होंगे नेगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक अंक जो होंगे वो प्रतिबिंब नहीं बनेंगे। ऋणात्मक अंक डोमेन के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। डोमेन के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। अतः f आच्छादक नहीं है। तो f आच्छादक नहीं है। आच्छादक कब होता है? जब सह डोमेन का प्रत्येक अवयव इमेज बन गया हो। तो ये आपका एकाकी तो है क्योंकि भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न आ रहा है। हमने 0 रखा तो अलग आया, 1 रखा अलग आया, -1 रखा तो भी अलग आया। तो ये एकाकी है और आच्छादक नहीं है। तो अब ये हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर दिए हैं? आपके 14 तक कर दिए हैं। अभी आपके कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं जिसकी अगली वीडियो और आ जाएगी। तो ये इस तरीके से आपका पूरा लेसन आपका समाप्त हो जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सहित। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।